नमस्कार विद्यार्थियों, आजादी यूं ही नहीं मिलती। याद करें उस वीर को जो एक आईसीएस होकर, जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, उसने चौथी रैंक प्राप्त कर इस भारत माता के लिए स्वतंत्रता के समर में कूद पड़ा। उसने आजादी दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए, ऐसे कार्य किए जो एक आम आदमी के लिए स्वप्न में भी आना संभव नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उस महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 1897 23 जनवरी कटक, आईसीएस में चौथी रैंक प्राप्त की। चाहते तो वो बड़ी लग्जरी लाइफ जी सकते थे, पर जब भारत माता ने उन्हें पुकारा तो वो आजादी के समर में कूद पड़े। कुछ मतभेद रहे, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण। गांधी जी को कहा कि देश में चरम उत्साह था, क्यों वापस लिया? स्वराज्य पार्टी से जुड़े। सोच देखिए, योजना देखिए। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पता था एक दिन हम आजादी ले लेंगे, आजादी प्राप्त कर लेंगे। 1938 में बनाई राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसको हम योजना आयोग की पूर्वगामी कहते हैं। 1939 त्रिपुरी संकट पैदा हो गया। इतिहासकार उसे संकट कहते हैं, पर आप दूसरी दृष्टि देखें तो एक महानायक का कांग्रेस के पटल पर, देश के आजादी के समर पर एक महानायक का उदय हो रहा है। वे थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में पराजित कर दिया और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन यह भी समझ में आ गया कि गांधी जी के सहयोग के बिना कांग्रेस में कुछ भी कर पाना संभव नहीं। त्यागपत्र दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में नजरबंद कर लिए गए। पर आजादी के वीर कभी नजरबंद होते हैं? उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई और अपने एक विजिटिंग कार्ड बनाया, दाढ़ी बढ़ाई और विजिटिंग कार्ड पर लिखा जियाउद्दीन अहमद, ट्रैवलिंग एजेंट द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, सिविल लाइन जबलपुर। और वहां से भागकर दिल्ली, पेशावर, काबुल पहुंचे। बड़े प्रयास किए कि किसी तरह उन्हें जर्मनी से सहयोग लेने का अवसर मिल सके। अंत में इटली के दूतावास से उन्हें पासपोर्ट मिला और अपना नाम रखा ऑरलैंडो मैसोट्टा। वहां से वो जर्मनी पहुंचे, हिटलर के साथी से मिले और अपना संकल्प बताया कि वो देश को आजाद कराना चाहते हैं। देश की आजादी के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। जर्मनी फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वहीं पर उन्हें एमिली बोस भी मिली, जो उनकी पत्नी बनी, और उनकी जो बेटी है वो अभी जर्मनी में महापौर भी रह चुकी है। आजादी के इन वीरों की और अगर हम चर्चा करें तो वहां से वो सिंगापुर पहुंचे। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। 21 अक्टूबर को उन्होंने अस्थायी सरकार की नींव रखी। आपको आश्चर्य होगा, उस दौर में 9 देशों ने उस अस्थायी सरकार को मान्यता भी दे दी। कितना बड़ा नेटवर्क होगा, आप सोचिए, विचार करिए सुभाष चंद्र बोस जी का। वो केवल भारतीय नेतृत्वकर्ता नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे उभर कर सामने आए होंगे। चिंतन करिए, विचार करिए। आज एक आदमी का सहयोग मुश्किल है 9 देशों से मान्यताएं प्राप्त करना।
नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी रेजिमेंट। मतलब उन्होंने महिला पुरुष में कोई भेद नहीं किया और महिला सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको सुभाष चंद्र बोस की फौज में देखने को मिलेगा। मां भारती का आशीर्वाद और दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों के अनन्य प्रेम, बलिदान, त्याग और दान ने आजाद हिंद फौज को गति दे दी और मणिपुर के मोइरांग पहुंचे, वहां पर अधिकार कर लिया, झंडा फहराया और वहां पर अपनी सरकार स्थापित की। आजाद हिंद फौज बैंक बनाया, आजाद हिंद फौज के नाम पे पोस्टल स्टैंप बनाए, नोट जारी किए। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी काम किया होगा। लेकिन हिरोशिमा, नागासाकी, जापान के आत्मसमर्पण, मणिपुर और उत्तर पूर्व राज्यों में भारी बारिश, रसद की कमी से आखिर में आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। जज्बात उनके बहुत अच्छे थे। सुभाष जी ने और सहयोग चाहा, कैसे मिले? मंचूरिया जा रहे थे, रास्ते में उनका विमान क्रैश हो गया। जापान का कहना है कि ताइकुको नमन जगह पर उनका जहाज क्रैश हुआ और ताइकुको अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी अस्थियां रेनकोजी मंदिर जापान में रखी गई हैं और यह खबर टोक्यो रेडियो के द्वारा भी प्रसारित की। पर हम भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है। अनेक कहानियां प्रचलित हुई, कुछ का कहना कि मृत्यु हो गई, कुछ का कहना है कि रूस में साइबेरिया में उन्हें कैदी के रूप में रखा गया। सबसे ज्यादा जो प्रचलित और थोड़ी सी प्रमाणिक कथा लगती है वो है गुमनामी बाबा की कथा, कि सुभाष चंद्र बोस ही वो गुमनामी बाबा थे। लेकिन कभी किसी को उनसे रूबरू मिलने का अवसर नहीं। ये गुमनामी बाबा कौन थे, कहां से आए? ऐसा पता पड़ता है कि नेपाल के रास्ते वो उत्तर प्रदेश के बस्ती में आए और बस्ती से 1960 में पहुंचे और 1965 में अयोध्या में निवास करने लगे। वो अपनी जगह बदलते थे, मकान बदलते थे, अपने सेवक बदलते रहते थे। क्यों बदलते थे, ये भी एक रहस्य है। सबसे खास बात, 17 सितंबर 1985 को उस गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई। 19 सितंबर 1985 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। रहस्य इस बात में है कि किसी को चेहरा नहीं दिखाया गया। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि किसी रसायन के माध्यम से उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया। क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? क्या सुभाष चंद्र बोस से भारतीयों को भी भय था, कि भारत के लोगों को भय था, भारत के राजनेताओं को भय था? किसको भय था कि गुमनामी बाबा की जिंदगी गुजारनी पड़ी? जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके 24 बक्से मिले। उनके काम करने वाले सेवकों ने उन बक्सों की तलाशी लेना शुरू की। तो तलाशी लेना शुरू की तो आश्चर्यजनक बात उठी। बात क्या उठी कि उनके बक्से में उनके माता पिता और परिवार की तस्वीर क्यों है? रोलेक्स घड़ी मिली जो जेब में रखने वाली थी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म मिली उस बक्से में, 555 सिगरेट मिली, शराब मिली और नेताजी के दर्जनों गोल चश्मे मिले, जैसे वो गोल चश्मे पहना करते थे। 23 जनवरी को कलकत्ता में जो उनके जन्मोत्सव मनाया जाता था, उस जन्मोत्सव के चित्र मिले। जर्मनी, अंग्रेजी भाषा का साहित्य मिला, पत्र पत्रिकाएं मिली उनके पास। ये सारी चीजें वो क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात,
भारत चीन युद्ध में जो पुस्तक, साहित्य, पत्रिकाएं लिखी गई, उनमें उनके हाथ से लिखे कमेंट्स मिले। शहनवाज आयोग बनाया गया, खोसला आयोग बनाया गया, उसकी रिपोर्ट भी उन बक्सों में मिली। विमान क्रैश जहां हुआ उस जगह का हाथ से बना हुआ नक्शा भी मिला। आजाद हिंद फौज के जो सीआईडी प्रमुख थे, उन सीआईडी प्रमुख के साथ जो पत्र लिखे गए वो भी जानकारी। मोहन रॉय जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे, इतनी सारी चीजें बक्से में मिली। और खास बात कि 23 जनवरी जब उनका जन्म दिवस होता था तो लोग उनसे मिलने आते थे। उनके सेवक और किसी को उस दिन मिलने नहीं देते थे। वो कौन लोग थे जो उनसे मिलने आते थे? वो कौन लोग थे जो उनसे दुर्गा पूजा में मिलने आते थे? कुछ तो रहस्य है। कौन उन्हें सिगरेट पहुंचाता था? कौन उन्हें शराब पहुंचाता था? कौन उन्हें जर्मनी अंग्रेजी के समाचार पत्र, अरे कौन उन्हें इन आयोगों की रिपोर्ट पहुंचाता था? कौन उन्हें वो 1962 की चीन युद्ध से जुड़ी हुई पत्र, पत्रिकाएं, दस्तावेज कौन पहुंचाने का काम कर रहा था? और वो लोग अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए? ये बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है और देशवासियों को ये जानने का अधिकार है कि वो क्या है। जब उनकी भतीजी ललिता बोस को ये बक्से में मिली सामग्री दिखाई दी तो फवक फवक कर वो रो पड़ी और कहा कि ये इनके चाचा नेताजी ही हैं, यही वो सुभाष हैं, ये मेरे चाचा हैं। लेकिन सरकारों ने मानने से इनकार कर दिया। मुखर्जी आयोग ने भी मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये नहीं है। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो दुनिया में विख्यात है, अमेरिकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कार्ल बैगट, उन्होंने 100% कहा कि जो हैंड राइटिंग है और जो हैंड राइटिंग वो अपने गुप्तचर विभाग के व्यक्तियों को लिखते थे और जो उनकी पत्र पत्रिकाओं में वो सुभाष की ही है। गुमनामी बाबा और कोई नहीं, सुभाष हैं। ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कार्ल बैगट का मानना है और उनके द्वारा आज तक की गई घोषणा कोई भी गलत नहीं निकली। अब प्रश्न उठता है कि क्या किया सरकारों ने? शहनवाज आयोग, खोसला आयोग, 1999 में मनोज मुखर्जी आयोग बनाया। मनोज मुखर्जी आयोग जो है वो जो बना, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मनोज मुखर्जी आयोग ने बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ताइवान सरकार ने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जो बता रहा हो कि प्लेन क्रैश हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि रेनको-जी मंदिर में रखी जो अस्थियां हैं वो सुभाष बाबू की नहीं। ताइवान सरकार ने कहा कि ताई कोकू जो हवाई अड्डे क्रैश की बात की जाती है, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। अब प्रश्न उठता है कि सब क्या है? क्या हमें जानने का अधिकार नहीं? प्रश्न यह भी आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि रेनको-जी मंदिर में जो उनकी अस्थियां रही हैं वो उनकी पुत्री के डीएनए से क्यों नहीं मैच कराई जा रही है? ये डीएनए जांच क्यों नहीं हो रही है? यूपी सरकार ने भी विष्णु सहाय आयोग की स्थापना की और उन्होंने भी यह मान लिया कि गुमनामी बाबा सुभाष नहीं है, नेताजी नहीं है, हो सकता है वो नेताजी के अनुयायी। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, आज हम जानना चाहते हैं कि नेताजी कहां हैं, कहां उनकी मृत्यु हुई? क्या वो गुमनामी बाबा ही नेताजी है? क्या भारतीयों के जानने का अधिकार नहीं है? हम केवल सच जानना चाहते हैं। जो भी सच है सबके समक्ष आना चाहिए, जिससे हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और शायद यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो हमारे दिल में बसे हैं, वो हमारे जज्बातों में है, वो हमारे राष्ट्रीय नायकों में है। नित्य हम उनकी आराधना करते हैं। बस
सच जानने की आवश्यकता है। यही मेरी श्रद्धांजलि है। उत्कर्ष परिवार उस महान नेता को श्रद्धांजलि दे रहा है।